नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज को डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही हमने देखा था कि प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है, उनके वेरियस टाइप्स क्या क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या क्या होती है। तो आज हम नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आज उसे डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे कि FCFS के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, और अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो उसे FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम 2-3 केस देखेंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि फर्स्ट कम मीन्स जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। इट मीन्स सीपीयू के पास रेडी क्यू में जो प्रोसेस पहले सबमिट होगी, सीपीयू उसे ही पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। तो प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट पॉइंट है, प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, देन इट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नॉन प्रीएम्प्टिव हम पहले डिटेल में देख चुके हैं कि अगर एक प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लिया है तो जब तक वो प्रोसेस सीपीयू को रिलीज ना करना चाहे तब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। कोई दूसरी प्रोसेस उसे बीच में प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो FCFS इसी टाइप का एल्गोरिथम है कि मींस एक प्रोसेस ने अगर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लिया है तो कोई दूसरी प्रोसेस उसे बीच में प्रीएम्प्ट नहीं करेगी। देन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन फीफो क्यू। तो फीफो क्यू जनरली सभी लोग जानते हैं, क्यू जो होता है हमारा एक रियर एंड होता है, फ्रंट और रियर एंड होता है। तो जब हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखते हैं कि जो क्यू में पहले इंसर्ट हुआ वही क्यू से क्यू में पहले आउट होगा। ठीक है, तो हम फीफो क्यू के थ्रू FCFS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जनरली हम अगर यहाँ शेड्यूलिंग की बात करें तो ये हमारी रेडी क्यू है। सपोज दिस इज अ रेडी क्यू एंड यहाँ पर प्रोसेसेस सबमिट होंगी। फॉर एग्जाम्पल इस सीक्वेंस में अगर प्रोसेस सबमिट हुई तो देखिए यहाँ पर देखिए केवल एक ही एंड है, इस एंड से प्रोसेसेस सबमिट हुई। अब इस एंड से प्रोसेसेस एंटरटेन होंगी, मीन्स इस एंड से प्रोसेसेस कहाँ शिफ्ट होंगी, सीपीयू के पास। तो इस क्यू में जो प्रोसेस पहले एंट्री ली है, जिस प्रोसेस ने पहले एंट्री ली है, एग्जिट भी उसी प्रोसेस का पहले होगा। इट मीन्स देखिए यहाँ सीक्वेंस P1 पहले अराइव हुआ है रेडी क्यू में, तो सीपीयू के पास P1 पहले जाएगा, देन फिर P2 का टर्न आएगा, देन फिर P3, P4 एंड सो ऑन। तो चलिए FCFS को हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है गैंट चार्ट बनाना। ठीक है, गैंट चार्ट के थ्रू हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि सीपीयू के पास प्रोसेसेस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, तो जब भी आपको अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है एग्जाम में तो गैंट चार्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपका गैंट चार्ट अगर सही बना तो आपका प्रॉब्लम सही सॉल्व होगा। अगर गैंट चार्ट में कुछ मिस्टेक हो गई तो मान के चलिए कि आपका प्रॉब्लम गलत बनेगा, गलत सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, गैंट चार्ट पे, कि गैंट चार्ट आपका सही बने। तो देखते हैं हम गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए मैंने एक क्यू जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पर मार्किंग की है, इनिशिएट किया है 0 से, मीन्स 0th मिलीसेकेंड। ये जो अराइवल टाइम यहाँ दिया हुआ है ये हमने एज्यूम, ये जस्ट एजम्पशन है, दिस इज नॉट अ रियल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 4 प्रोसेसेस लिए, मीन्स सिस्टम में 4 प्रोसेसेस अराइव हुई है और उनका अराइवल टाइम सबका डिफरेंट है। ठीक है, P1 प्रोसेस अराइव हुई है 0th मिलीसेकेंड पे, देन P2 अराइव हो रहा है 2 मिलीसेकेंड्स पे, P3 अराइव हो रहा है 3 पे एंड P4 अराइव हो रहा है 4 पे। अब जैसे ही ये प्रोसेस अराइव हो रही है, अराइव कहाँ होंगे, हमेशा रेडी क्यू में। और रेडी क्यू से मीन्स जो हमने देखा था क्या, हमारी एक रेडी स्टेट होती है, ठीक है, और एक होती है रनिंग स्टेट। तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में स्विचिंग होती है। प्रोसेस रेडी क्यू से सबमिट होती है सीपीयू के पास एंड अगेन जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो रनिंग स्टेट से कहाँ शिफ्ट होती है, रेडी क्यू में। तो यहाँ पर भी देखिए अभी यहाँ स्विचिंग की बात तो आएगी नहीं क्योंकि FCFS क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, मीन्स एक बार प्रोसेस रेडी क्यू से कहाँ सबमिट होगी,
सीपीयू के पास, मीन्स रेडी स्टेट से कहाँ स्विच होगी, रनिंग स्टेट में, और रनिंग स्टेट के बाद डायरेक्ट फिनिश स्टेट में। ठीक है, तो फर्स्ट जब प्रोसेस P1 अराइव हुआ तो देखिए हमने यहाँ मार्क कर दिया प्रोसेस P1 को सीपीयू। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू के पास, ओनली 1 मिली सेकेंड। तो हमने यहाँ मार्क कर दिया 1 मिली सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 1 मिली सेकेंड के बाद यहाँ पर देखिए रेडी क्यू खाली है, ब्लैंक, कुछ नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है, रेडी क्यू यहाँ पर एम्प्टी है। तो प्रोसेस P2 कब अराइव हो रहा है, 2 मिली सेकेंड पे। तो 1 मिली सेकेंड पे तो P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, और P1 स्टार्ट हो रहा है कब, 2 मिली सेकेंड पे। तो हम P2 को 2 मिली सेकेंड पे स्टार्ट करेंगे, और ये जो टाइम है 1 से लेके 2 का, ये क्या होगा, ये आपका आइडियल बैठा है सीपीयू, यहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर सीपीयू आइडियल बैठा हुआ है, कुछ नहीं परफॉर्म कर रहा है। देन P2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया 2 मिली सेकेंड पे। अब इसका बस टाइम क्या है, 3 मिली सेकेंड। तो P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, मतलब वो फिनिश नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट होगा, और 3 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट टर्न है P3 का। अब यहाँ पर देखिए 3 मिली सेकेंड पे P3 अराइव हो गया था, मतलब यहाँ कहीं पे P3 अराइव हो गया था, बट यहाँ पर P3 क्या करेगा, इसको प्रीएम्प्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, FCFS नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो P3 का सबमिट होगा सीपीयू के पास 5 मिली सेकेंड्स पे। ओके, एंड इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 5 मिली सेकेंड्स। तो ये 5 मिली सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, देन फिर किसका टर्न आएगा, P4 का। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस शेड्यूल होगी, P4 शेड्यूल हुई, और P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 4 मिली सेकेंड्स। तो ये 4 मिली सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट होगी, मीन्स टोटल हुए 14 मिली सेकेंड्स। तो 14 मिली सेकेंड्स पे आपकी सारी प्रोसेसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, पूरी फिनिश हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फिनिश टाइम। ठीक है, तो फिनिश टाइम क्या होगा, जब प्रोसेस एग्जिट स्टेट में जा रहा है, फिनिश स्टेट में जा रहा है, तो किस टाइम पे उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। तो देखिए प्रोसेस P1 1 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हो रहा है, तो उसका फिनिश टाइम क्या हो गया, 1। देन प्रोसेस P2 का फिनिश टाइम देखिए, हमें सिर्फ राइट हैंड साइड वाला देखना है। ठीक है, तो फिनिश टाइम क्या होगा प्रोसेस P2 का, 5। सो 5 मिली सेकेंड पे प्रोसेस P2 ने फिनिश किया। देन P3 फिनिश हो रहा है 10 मिली सेकेंड्स पे, एंड P4 फिनिश हो रहा है 14 मिली सेकेंड्स पे। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला है फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हमने यहाँ पर फिनिश टाइम जस्ट अभी लिखा है, ये फिनिश टाइम है प्रोसेस का। अब इसमें से हमें अराइवल टाइम माइनस करना है, तो ये होगा हमारा टर्न अराउंड टाइम। तो देखिए फिनिश टाइम प्रोसेस P1 का फिनिश टाइम है 1 माइनस अराइवल टाइम है 0, तो टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, 1। प्रोसेस P2 को देखिए, P2 का फिनिश टाइम है 5 माइनस अराइवल टाइम है 2, सो इट्स टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 3। एंड प्रोसेस P3 finish time is 10 minus arrival time is 3, so 7. And for process P4 finish time is 14 and arrival time is 4, so 10 milliseconds its turnaround time. And now calculate waiting time. So waiting time देखिए, waiting time का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो देखिए बर्स्ट टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, टर्न अराउंड टाइम हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया। तो P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा, 1 माइनस 1, सो 0। देखिए यहाँ पर P1 ने एक भी मिली सेकेंड वेट नहीं किया। P1 0 मिली सेकेंड पे अराइव हुआ रेडी क्यू में, और उसे सीपीयू यहाँ पर खाली मिला और उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। तो इसने कुछ भी टाइम वेट नहीं किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है P2। अब P2 का टर्न अराउंड टाइम देखिए 3 दिया हुआ है, और इसका बर्स्ट टाइम भी 3 है। मीन्स प्रोसेस P2 ने भी कुछ भी वेट नहीं किया। देखिए सही है, देखिए हमारे गैंट चार्ट से आप इसे वेरीफाई कीजिए। प्रोसेस P2 2 मिली सेकेंड पे अराइव हुआ, देखिए, और 2 पे उसे सीपीयू खाली मिल गया, उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लिया। मीन्स P2 ने भी कुछ भी टाइम वेट नहीं किया। देन प्रोसेस P3 को देखिए, P3 का टर्न अराउंड टाइम है 7 माइनस बर्स्ट टाइम है 5, मीन्स इसने 2 मिली सेकेंड वेट किया। देखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रोसेस P3 अराइव हो रहा है, अभी हमने यहाँ मार्क करके बताया था कि अराउंड 3 मिली सेकेंड पे प्रोसेस P3 अराइव हो रहा है, और इतने टाइम उसने वेट किया कहाँ, रेडी क्यू में।
और ये टाइम क्या है 2 मिली सेकेंड्स। तो देखिए हमारा 2 मिली सेकेंड आया। देन नेक्स्ट है प्रोसेस P4 के लिए टर्न अराउंड टाइम है 10 माइनस बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 4, इट मीन्स 6 मिली सेकेंड्स प्रोसेस P4 ने वेट किया। तो देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस P4 अराउंड, यहाँ पर देखिए यहाँ 4 पे प्रोसेस P4 अराइव हुआ और प्रोसेस P4 ने देखिए यहां से लेके इतने टाइम, ठीक है, यहां से लेके ये 4 है आपका, 4 से लेके 10, तो इतने टाइम वेट किया। तो 10 माइनस 4 6। तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर कैलकुलेशन वेटिंग टाइम का। अब हम निकालेंगे इनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन चारों को प्लस करना है, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 एंड यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम 21 डिवाइडेड बाय 4 क्या आया 5.25 मिली सेकेंड्स एंड यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम आया 2 मिली सेकेंड्स। अगर हम रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम जब भी हम नॉन प्रिएम्प्टिव के केस में अगर रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे तो वो हमेशा वेटिंग टाइम के इक्विवेलेंट होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस P1। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम मीन्स जब CPU सबसे पहले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, प्रोसेस को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्ड करता है, माइनस कब प्रोसेस अराइव हुई है। तो देखिए प्रोसेस P1 0 मिली सेकेंड पे अराइव हुई और 0 मिली सेकेंड पे प्रोसेसर ने उसे रिस्पॉन्ड किया, तो 0 माइनस 0 मीन्स 0। तो देखिए यहाँ पर वेटिंग टाइम भी 0 ही है। देन प्रोसेस P2 का रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे तो प्रोसेस P2 अराइव हुआ था 2 पे, ठीक है, और CPU ने रिस्पॉन्ड भी कब किया था 2 पे, सो 2 माइनस 2 0। तो देखिए वेटिंग टाइम भी 0 है, ठीक है। देन इन केस ऑफ प्रोसेस P3 देखिए प्रोसेस P3 अराइव हुआ था 3 मिली सेकेंड पे और प्रोसेसर ने रिस्पॉन्ड किया था 5 मिली सेकेंड, तो 5 माइनस 3 2, देखिए वेटिंग टाइम भी 2 आया है। देन फॉर प्रोसेस P4 अराइव हुआ है 4 पे और प्रोसेसर ने रिस्पॉन्ड किया उसे 10 मिली सेकेंड्स पे, तो क्या हुआ 10 माइनस 4 मीन 6। तो देखिए वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, तो हमें अगर नॉन प्रिएम्प्टिव के केस को देखिए तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा वेटिंग टाइम के इक्विवेलेंट होता है। तो चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इस केस में देखिए हम सबसे पहले तो गैंट चार्ट बनाएंगे। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए मैंने देखिए स्केल बना दिया है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्रोसेस P1 0 मिली सेकेंड पे अराइव हो रही है। अब देखिए इस केस में मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट केस लिया है, यहाँ पर 2 प्रोसेसेस का अराइवल टाइम सेम है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि अब 2 प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम है, तो अब इस केस में किससे पहले शेड्यूल किया जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर FCFS ने 2 प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम दिया है तो क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, तो हमें जो सीक्वेंसिंग दी हुई है, ठीक है, तो उस सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग रेडी क्यू में पहले कौन सी प्रोसेस जा रही है P2 देन फिर P3, तो हम शेड्यूल भी क्या करेंगे पहले P2 देन P3। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों का अराइवल टाइम सेम है तो हम P3 को इंसर्ट करें CPU के लिए, P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें या P2 का, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जो प्रोसेस पहले दी हुई है हम इसके आईडी के थ्रू 1 2 3 4, तो 1 2 3 जिस सीक्वेंस में हमें ऑर्डरिंग दी हुई है उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं हम 0 से और इसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड्स। तो प्रोसेस P1 जो है वो 5 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन प्रोसेस आप देखिए 5 मिली सेकेंड पे ये तीनों प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, ठीक है, मीन्स रेडी क्यू में इंसर्ट हो चुके हैं। तो रेडी क्यू का स्टेटस क्या होगा, अभी रेडी क्यू के फ्रंट एंड पे होगा P2 देन फिर P3 देन फिर P4। तो हम रेडी क्यू से P2 को उठाकर CPU को देंगे, ठीक है, और P2 का बर्स्ट टाइम है 4 मिली सेकेंड्स, तो ये 4 मिली सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन P3 का टर्न आएगा, P3 2 मिली सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट होगा, देन P4 3 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा गैंट चार्ट। अब फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। तो फिनिश टाइम देखिए P1 का फिनिश टाइम सिंपली दिख रहा है 5 है, P2 9 पे फिनिश हो रहा है, P3 11 पे, P4 14 पे। एंड टर्न अराउंड टाइम, तो फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो देखिए फिनिश टाइम में 5 माइनस अराइवल टाइम 0, सो 5। P2 का फिनिश टाइम में 9 माइनस अराइवल टाइम में 1,
So its TAT is 8. Then P3, 11 minus arrival है 1. So 10 milliseconds. And for P4, 14 minus 2. So 12 milliseconds. तो ये टर्न अराउंड टाइम हुआ. देन फिर वेटिंग टाइम देखते हैं. वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. टर्न अराउंड टाइम में 5 माइनस 5. तो देखिए P1 ने कुछ भी वेट नहीं किया था. फॉर प्रोसेस P2, 8 माइनस 4 मिलीसेकेंड. तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस P2 जो है वो 1 मिलीसेकेंड पे अराइव हुआ था और उसने इतने टाइम वेट किया और ये टाइम क्या है 4 मिलीसेकेंड्स. देन फॉर प्रोसेस P3, 10, टर्न अराउंड टाइम में 10 माइनस बर्स्ट टाइम में 2. सो 8 मिलीसेकेंड्स. तो देख लेते हैं प्रोसेस P2 अराइव हुआ था, प्रोसेस P3 अराइव हुआ था 1 पे और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है 9 पे. तो देखिए यहाँ पर 8 मिलीसेकेंड्स उसने वेट किया. सो 8. एंड फॉर प्रोसेस P4, 12 माइनस 3 मीन्स 9. तो देखिए प्रोसेस P4 2 पे अराइव हुआ था. सपोज यहाँ पे अराइव हुआ होगा. P4 2 पे अराइव हुआ और एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया 11 पे. तो 11 माइनस 2 क्या होगा 9. तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस P4 का वेटिंग टाइम क्या हुआ 9. ठीक. सो आई थिंक क्लियर है सभी को. अब इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कीजिए. सो देखिए आफ्टर कैलकुलेशन एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा हमारा 35 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 8.75 मिलीसेकेंड्स. एंड एवरेज टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम 21 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 5.25 मिलीसेकेंड्स. तो ये हो गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम. सो आई थिंक हमने 2 केस देखे FCFS के और दोनों आपको क्लियर होंगे. अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे. अभी हम देखते हैं कि FCFS के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या. तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट तो है कि दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सबसे सिंपल है इसको समझना एंड इजी टू इम्प्लीमेंट. सिंपली FIFO के थ्रू हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड इसके डिसएडवांटेजेस देखिए. प्रोसेस हैविंग लेस एग्जीक्यूशन टाइम विल सफर मीन्स वेटिंग टाइम इज लॉन्ग. मीन्स अगर किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कम है, ठीक है, और उस प्रोसेस के पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसका प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है, तो यहाँ पर जो उसका वेटिंग टाइम है, जिस प्रोसेस को कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए उसका वेटिंग टाइम क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा. एंड मेनली एडवांटेजेस फॉर ओनली CPU बाउंड प्रोसेसेस. मीन्स ये मेनली जो FCFS है ये एडवांटेजेस किस टाइप की प्रोसेसेस के लिए है जिन्हें केवल CPU की नीड ज्यादा से ज्यादा होगी. देन इसमें जो सबसे मेजर डिसएडवांटेजेस है वो है कॉन्वॉय इफेक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्वॉय इफेक्ट. जो भी गेट की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज कॉन्वॉय इफेक्ट. तो कॉन्वॉय इफेक्ट को देखिए. कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है. इफ फर्स्ट प्रोसेस हैज लार्ज बर्स्ट टाइम and others have less burst time, then the processes will have to wait more unnecessarily results in more average waiting time. तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में 2 प्रोसेसेस हैं. हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं. 2 प्रोसेसेस हैं और इनका बर्स्ट टाइम, सपोज जो फर्स्ट प्रोसेस शेड्यूल हो रही है, सपोज इसका अराइवल टाइम है 0, इसका अराइवल टाइम है 1, ठीक है, और प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल से 500 है, ठीक है, एंड प्रोसेस P2 को केवल 1 टाइम एग्जीक्यूशन चाहिए. ठीक है, तो अब देखिए प्रोसेस P1 अगर शेड्यूल होगा तो प्रोसेस P2 को कितने टाइम वेट करना है 500 माइनस 1 मीन्स उसे 499 मिलीसेकेंड्स तक वेट करना है एक टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए. ठीक है, और अगर यहीं पर अगर देखिए अगर यहाँ पर हम P1 को P2 को पहले शेड्यूल कर दें, ठीक है, अगर P1 और P2 में अगर हम इसका अराइवल टाइम 1 कर दें, इसका 0 कर दें, ठीक है, तो उस केस में देखिए P2 को कितना वेट करना पड़ा. P2 को कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा. ठीक है, और देखिए यहाँ पर कितने टाइम वेट करना पड़ रहा है 499 मिलीसेकेंड्स. तो अगर हम ये 2 प्रोसेस का देख रहे हैं, अगर इसके आगे 10 प्रोसेस है और सबका बर्स्ट टाइम स्मॉल बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, मीन्स उनको कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, पर अननेसेसरीली उनको कितने लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर अननेसेसरीली सारी प्रोसेसेस का एवरेज वेटिंग टाइम हम देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इज नोन एज कॉन्वॉय इफेक्ट. ठीक है, तो इस टर्म को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है कि अननेसेसरीली प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम जो वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अननेसेसरी प्रोसेस
फीड कर रहा है, जबकि उसको सीपीयू का यूटिलाइजेशन एकदम कम टाइम के लिए करना है। सो ये थे एफसीएफएस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो आई होप एफसीएफएस का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। हमने इस लेक्चर में एफसीएफएस को डिटेल में डिस्कस किया है, इसके 2 केसेस देखे हैं, साथ ही साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एसजेएफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।